हम लोग ना डिस्कस कर रहे थे किस तरह के आजकल जो है इतने ज्यादा स्कैम हो रखे हैं इंडिया के अंदर मार्केट में, और लोग इतने निहायती बेवकूफ जिनको यही नहीं मालूम कि वीजा अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का सेट चाहिए और किस तरह से आपको 2026 में पोलैंड का वर्क वीजा मिलेगा। तो आज मैं आपको जो है पूरी आपकी जो है एकदम A to Z स्टेप बाय स्टेप मैंने जो है पूरा एक फॉर्मेट प्रिपेयर किया और मैं बताऊंगा आपको किस तरह से आपको जो है पोलैंड में वर्क वीजा मिलता है। दोस्तों इतना ही नहीं, सिर्फ मैं आपको बताऊंगा साथ ही साथ कि डॉक्यूमेंट्स क्या मतलब कैसे पूरा इंटरनली प्रोसेस होता है, ये आखिर वर्क परमिट है क्या चीज ऐसी कि जिसको चाहिए ही आपको, कि इसके बिना आपका कोई काम ही नहीं हो सकता। ऐसे जॉब ऑफर आने से आप जो है ऐसे अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं पूरे डिटेल के अंदर। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, शेयर करना किसी मेरे दोस्त साथ में जो अप्लाई करना चाहता हो पोलैंड वर्क वीजा। दोस्तों 2026 के अंदर हमारे साथ में हम क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, इंटेग्रिटी के साथ में आपको मैं बताऊंगा प्रॉपर वर्क फ्लो के साथ में किस तरह से हमारा पूरा सिस्टम रहता है। दोस्तों सर्विस किस तरह से रेंडर होती है। दोस्तों हमारे साथ में वर्क वीजा की सर्विसेज लेने के लिए यहां पे क्लिक करके आपने मेरे साथ में एक कॉल बनानी है और मैं बताऊंगा आपकी प्रोफाइल के हिसाब से और एक जनरल आइडिया आपके हिसाब से कि आपको सर्विसेज के अंदर क्या मिलेगा आपके इंडिविजुअल केस के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों 31 मई 11:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम एक बहुत ही शानदार वेबिनार करने जा रहे हैं। पहले बता चुका हूं दोस्तों, बहुत फैंटास्टिक वेबिनार होगा जिसके अंदर हम रियल टाइम टेस्टिमनीज और आपको मेन वर्क परमिट जो वीडियो मैं आज बना रहा हूं ना, आपको प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई करने के लिए वो वेबिनार के अंदर देखो दोस्तों, कोई कभी क्या होता है ना कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है इस चीज के लिए। दोस्तों हर चीज फ्री में आपको मुफ्त में नहीं मिलेगी। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको जरूर यहाँ पे फ्री में मिलेगी जो मेरा देना काम है, लेकिन वेबिनार के अंदर जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे ना वो सीरियस कैंडिडेट्स होंगे जिनको अप्लाई करना है, इच्छा है विदेश में काम करने के लिए। उनको मैं लाइव टेस्टिमनी के साथ में लाइव कैंडिडेट और साथ में उनको जो है मेन वर्क परमिट और जिसको वीजा ग्रांट हुआ है वन ऑफ दी टेस्टिमनीज आपको मैं दिखाऊंगा और आपको ट्रस्ट का इशू सारा दूर हो जाएगा हमारी कंपनी के साथ में अप्लाई करने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो सेम वेबिनार के अंदर मैं केसेस लूंगा और आगे आपको जो है बताऊंगा किस तरह से आपने हमारे साथ में अप्लाई करना होगा। ठीक है जी, जिसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके वेबिनार में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हो मेरे साथ में प्रॉपर एक वेबिनार 31 मई को लेने के लिए। मिलते हैं वेबिनार में। दोस्तों शुरू से बात करते हैं। देखो यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन यूनियन यूनाइटेड स्टेट्स की तरह नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स एक सिंगल फेडरेशन है। यूरोपियन यूनियन के अंदर अलग अलग देश हैं, उनके अलग अलग शहर हैं और उनके अलग अलग जो है ना अलग तरीके से उनके कल्चर रीति रिवाज हैं और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ सिमिलर हैं जो यूरोपियन EU कमीशन ने डिसाइड किए होते हैं और कुछ होते हैं जो उनके अपनी कंट्री के हिसाब से होते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे पोलैंड की। ठीक है, तो इसी तरह से मेरे को आपको आइडिया देना था, जो पोलैंड है ना वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, शेंगन एरिया का मेंबर होता है वो, जिससे कि आपको शेंगन वीजा मिलता है। कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि जो शेंगन वीजा होता है क्या वो डिफरेंट है, क्या वर्क वीजा डिफरेंट होता है। नहीं दोस्तों, पहली चीज यहाँ पे क्लियर और नोट करने वाली है कि शेंगन वीजा एक ही टाइप का होता है जिसपे शेंगन वीजा एक लोगो वो सितारे बने होते हैं और साथ में एक शेंगन वीजा प्रॉपर उसमें C टाइप या D टाइप कैटेगरी होती है। C टाइप होता है फॉर शॉर्ट विजिट्स जिसमें आपका प्लेजर टूरिज्म, जो बिजनेस कॉन्फ्रेंसिंग विजिट, नॉर्मल अपना एक प्राइवेट ट्रीटमेंट या आपको जो है किसी से मिलने के लिए जाना हो तो वो होता है, और वो होता है सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 90 डेज का जिसमें आप जाकर वापस आएंगे और कोई तरीका नहीं है वहां पर वीजा कन्वर्ट करने का। सेकंड ऑप्शन D टाइप वर्क वीजा भी हो सकता है, आपका स्टूडेंट वीजा भी हो सकता है, साथ ही साथ आपका वो वीजा हो सकता है जिसमें आप लॉन्ग टर्म स्टे करोगे। कई लोग स्टडी वीजा अप्लाई करते हैं, उनको भी वहां जाने के बाद में पहले 3 महीने का वीजा मिलता है और उनको वहां जाने के बाद में TRC अप्लाई करनी होती है उस वीजे की ड्यूरेशन के दौरान, और वहां पे जाने के बाद में TRC जब बनती है दोस्तों फिर वो उनका वीजा होता है और उसी पे वो रहते हैं। चलिए इस बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर वर्क वीजा के बारे में। दोस्तों वर्क वीजा में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो होता है। D टाइप शेंगन वीजा होता है दोस्तों, पोलैंड के अंदर इसको बोलते हैं पॉलिश नेशनल वीजा भी बोला जाता है, और शेंगन वीजा वो एक ही टर्म है। पोलैंड में सिर्फ एक टर्म है कि पॉलिश नेशनल वीजा अप्लाई करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर एक आपको फॉर्म आता है, उस पर लिखा रहता है पॉलिश एप्लीकेशन फॉर पॉलिश नेशनल वीजा, जिसमें आपका वर्क वीजा या स्टूडेंट वीजा दोनों कवर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन हो कमेंट में दोस्तों पूछ लेना, मैं आंसर करूंगा। ठीक है, रिलेटेड अब बात करते हैं पोलैंड में वर्क परमिट जो आपके मतलब का होगा। ज्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे क्योंकि आपके जो मतलब क्या मैं वही बात करूंगा। टाइप A वर्क परमिट होता है दोस्तों पोलैंड के अंदर वर्क वीजा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, टाइप A वर्क परमिट आपका होना चाहिए अगर आप नॉर्मल और जनरल कैटेगरी के वर्क के लिए जा रहे हैं पोलैंड में। और ये किसके लिए होता है? देखिए दोस्तों, जो भी बंदा यूरोपियन यूनियन का जो सिटीजन नहीं है या फिर जो EEA यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया का जो पार्ट नहीं है ना, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल जो यूरोप के अंदर कंट्रीज आती है ना, उसके अलावा स्विट्जरलैंड जो कि EU का मेंबर नहीं है, वो शेंगन कंट्री है, कंफ्यूज मत होना, शेंगन कंट्री है वो,
जहाँ के लिए सिर्फ और सिर्फ शेंगन वीज़ा भी मिलता है और वहाँ पे वो बाकी सब कंट्रीज में भी आदमी घूम सकता है। लेकिन स्विट्जरलैंड का जो सिस्टम है वो यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी के साथ में अलाइन नहीं होता, उनका अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो इसलिए वो कंट्री को EEA यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में काउंट किया गया है, जस्ट लाइक नॉर्वे। ठीक है जी, तो इस तरह से हर कंट्री थोड़े से डिफरेंट भी है यूरोप के अंदर। तो आई होप सो कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ और आप क्लियर हो रहे हो, नहीं तो कमेंट में आप पूछ सकते हो मेरे साथ में कोई भी चीज़ अगर आपको यहाँ पे डाउट हो। दोस्तों टाइप ए वर्क परमिट आपको पहले तो अप्लाई करना पड़ता है। ये कौन अप्लाई करता है और वर्क वीजा अप्लाई करने से पहले आपको वर्क परमिट लेना क्यों जरूरी है? अब देखो दोस्तों, आप हो थर्ड कंट्री नेशनल, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो ना, जाहिर सी बात है कि आपको या तो अपना वर्क वीजा लेकर यूरोप में आना है या तो आप पोलैंड में अप्लाई करना चाहते हो। जिस तरह से मैं काम करता हूं, आप जो है इंटरेस्टेड हो उससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो। तो बात करते हैं आपकी। अब दोस्तों ये आपके ऊपर लागू होता है। अगर आपने, जैसे आप थर्ड कंट्री नेशनल हो, या तो आप इंडिया से हो या बांग्लादेश से, नेपाल से, ठीक है, तो आपने अप्लाई करना है, इसलिए आप जो है वीडियो देख रहे हो। अब आपको चाहिए टाइप ए वर्क परमिट, और वो कैसे मिलेगा दोस्तों? देखो, वर्क परमिट कोई खरीदने बेचने की चीज नहीं है। जो लोग वर्क परमिट खरीदने बेचने वाला, सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट खरीदने बेचने वाला काम करते हैं ना, वो सब स्कैम और जुगाड़ी कंपनी होती है। इसके अंदर दोस्तों फुल आपका जो है सर्विस आपको मिलती है, जो हम आपको रेंडर करते हैं, जिसमें हमारा लॉयर और साथ में मिलके POA, जो बिल्कुल एम्प्लॉयर जो है साथ में कोऑर्डिनेशन करके आपके एक प्रोफाइल फिट बैठाते हैं एक सिस्टम के अनुसार, ताकि आपको वर्क वीजा ग्रांट हो। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि सिस्टम ऐसा रहता है ना कि आपको वर्क परमिट की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि आप थर्ड कंट्री नेशनल तो हुई, साथ ही साथ आपके पास में कोई राइट ही नहीं है कि आप पोलैंड में या फिर कोई फलानी कंट्री के अंदर सिर्फ विजिट भी कर पाओ। बात समझ रहे हो? तो इसलिए आपको वीजा तो अप्लाई करना ही है, तो उसके लिए एक इन्विटेशन चाहिए होता है। और सिर्फ जॉब ऑफर लेने के बाद में और कोई मेडिकल या फलाना कोई बेवकूफ़ी वाला इंटरव्यू देने से आपको वर्क परमिट अप्रूवल नहीं होता है। जैसे मैंने अभी दिखाया था, वर्क परमिट इस तरह का एक मेन पेपर होता है और उसके बाद में कंसेक्यूटिवली सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर आपको हमारी कंपनी प्रॉपर फुल सर्विस देती है, जिसमें आपको तकरीबन 30 से 35 या फिर 40 पेज का पूरा बंडल आता है। एम्प्लॉयर साइड आपको SOPs आती हैं, साथ में आपको प्रॉपर एक सिस्टम पता लगता है कि हाँ इसमें मेरी अकोमोडेशन का है, कोई ये बात इसमें इंश्योरेंस की बता रखी है, कोई इसके अंदर और अलग से जो है जस्टिफिकेशन दे रखी है ताकि मैं वर्क वीज़ा अप्लाई करूं। आप खुद हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हम आपको दिलवाएंगे ना, वो आप देखकर खुद कन्विंस हो जाओगे, हाँ अब लगेगा मेरा वर्क वीज़ा, क्योंकि मेरे पास में सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। हम आपको हर चीज़ सेट बाय सेट वेरीफाई करवाएंगे। तो चलो दोस्तों, बात कर रहे थे हम यहाँ पर कि आपको वर्क परमिट इसलिए चाहिए बिकॉज ऑफ थर्ड कंट्री नेशनल हो। अब ये कौन इशू करता है? ये एम्प्लॉयर इशू नहीं करता दोस्तों, ये अथॉरिटी होती है पोलैंड के अंदर। एज ऑफ नाउ दोस्तों 12 स्टेट्स है, 12 प्रोविंस है, जिसके अंदर अलग अलग उनकी अपनी वॉयवॉडशिप ऑफिसेज होते हैं। और ये वॉयवॉडशिप ऑफिसेज का काम ही यही होता है, इसके अंदर वन ऑफ द जॉब इज के फॉरेन वर्कर्स को परमिट्स जो है इशू करवा के देना। तो ये कौन इशू करता है? मैं नहीं इशू करता, ना एम्प्लॉयर इशू करता है, ये इशू करती है अथॉरिटी, जिसे बोलते हैं उजॉन्ड। ठीक है, उजॉन्ड को पॉलिश वॉयवॉडशिप भी बोलते हैं, मजोवियन वॉयवॉडशिप भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज ना होना। दिस इज सिंपली अ गवर्नर्स ऑफिस इन पोलैंड वेयर यू गेट योर वर्क परमिट्स अप्रूवल फ्रॉम। ठीक है, वर्क परमिट अप्रूवल आपको टाइप ए जनरल वर्कर का ही दिया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि आप एज अ फॉरेन वर्कर इसी टाइप के वर्क परमिट में अप्लाई कर सकते हो। सीजनल वर्क की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, सिर्फ लॉन्ग टर्म 1 से 1.5 साल वाले वर्क परमिट की आपको मैं बात बता रहा हूँ। 2025 में जून में जो है इन्होंने एक लॉ लेके आए थे कि भाई 3 साल का वर्क परमिट आप कैंसिल करके इसका टाइम रिड्यूस करके 1.5 साल कर देंगे। उसका रीजन बहुत वैलिड है। 3 साल वाले वर्क परमिट की वैलिडिटी इतनी जानबूझ के देते थे वो लोग, क्योंकि उनको मालूम है कि इंडिया में या फलानी कोई कंट्री में, एशियन कंट्री में या गल्फ में आपको वर्क वीजा की अपॉइंटमेंट ही जल्दी नहीं मिलेगी। तो इसलिए वर्क परमिट एक्सपायर ना हो, तो वैलिडिटी ज्यादा लंबी कर दो, क्योंकि उनका बैकलॉग होता था पहले। अभी क्या है कि अपॉइंटमेंट बड़ी फास्ट मिल रही है ना। इसमें क्या है कि इसलिए इन्होंने वर्क परमिट का टाइम कम कर दिया। अभी एक और जो सिस्टम इन्होंने किया है, जो नया सिस्टम मॉश जो सिस्टम है एप्लीकेबल हुआ है TRC अप्लाई करने के लिए, उसके बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। अब आपको वर्क परमिट आ गया, वर्क परमिट के साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आ गए दोस्तों, जिसके अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट, जस्टिफिकेशन, एम्प्लॉयर साइड, जितने भी आपके कंपनी के डिटेल्स होते हैं, कंपनी को आप चेक कर सकते हो, उसका टैक्स पेयर नंबर डाल के पॉलिश बिजनेस रजिस्ट्री में वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। उसके बाद में ही आपका वर्क वीजा आप अप्लाई करते हो, क्योंकि ई कॉन्सुलेट सिस्टम के अंदर आप टाइप करेंगे गूगल के ऊपर ई कॉन्सुलेट विद स्टार्ट्स विद के, ई कॉन्सुलेट के ऊपर आपका एम्प्लॉयर आपको रजिस्टर करता है, या जो आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी आपको बुला रही है, जैसे कि आपके जो भी मान लो स्टडी वीजा अप्लाई करते हैं, वो लोग अप्लाई कर रहे हैं, उनकी यूनिवर्सिटी उनको स्पॉन्सर करती है, तो भाई लोग वो अप्लाई करते हैं, ई कॉन्सुलेट के अंदर रजिस्टर करते हैं, आपको अपॉइंटमेंट मिलती है दोस्तों। एक लकी ड्रॉ सिस्टम से आपको वीकली एक जो बताते हैं वो कि अब आपको अपॉइंटमेंट मिले कि नहीं। एज ऑफ नाउ 1 से 2 महीने का अपॉइंटमेंट का प्रोसेसिंग टाइम है, लेकिन अगर आप हमसे सर्विस लेते हैं, हमारे पास में एक एक्सपायरेटेड अपॉइंटमेंट का सर्विस
का पूरा सिस्टम है वो कैसे होगा वो हम आपको बताएंगे जब आप हमारे साथ में कॉल पे आएंगे, ठीक है। जब आप मेरे साथ में डिस्कस करोगे तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। दोस्तों इसके बाद में क्या होता है कि जो पोलिश गवर्निंग ऑफिस है ना, वॉइवोडशिप, वो वर्क परमिट और आपकी डिटेल्स को सब वेरीफाई करते हैं, ठीक है। जब उन्हें वर्क परमिट इशू करना होता है ना, तो वर्क परमिट इशू करने से पहले वो सारी डिटेल्स को ना हर चीज़ वेरीफाई कर रहे होते हैं। तो वेरिफिकेशन होने के बाद में तो वर्क परमिट का जो ड्राफ्ट होता है उनके पास में, फिर वो अप्रूवल के लिए ओके भेज देते हैं कि हाँ जी अब ये बंदा हमारी तरफ से अप्रूव्ड है, आप इसको डॉक्यूमेंट्स इशू करो, ये एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करेगा, इंटरव्यू देगा और इसको वर्क वीज़ा मिलेगा। अब इंडिया से प्रोसेस दोस्तों बहुत ही आसान है। आप जब स्टार्ट करते हो तो आपको जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए है ना, कम से कम 6 से लेकर मैक्सिमम 8 महीने तक वेट करना पड़ सकता है। और प्लीज़ दोस्तों ये बात अंडरस्टैंड करो, आपको हमारे साथ चलना है तो समय लगेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी आपको। आज आपने अप्लाई किया, ये गल्फ वाला सिस्टम नहीं है कि 10 दिन में या 1 महीने में फ्लाइट हो गई। आपको इंतजार करना पड़ेगा, है ना। इंतजार कर सकते हो, पेशेंस रख सकते हो तो अप्लाई कर सकते हो दोस्तों हमारी कंपनी के साथ में। नहीं तो आप किसी के साथ में भी अप्लाई करो, कोई दुनिया का कोई एजेंट अगर बोल दे कि भाई आपको मैं 1 महीने के अंदर पोलैंड भेज दूंगा, है ना, मैं मान जाऊंगा आपको, आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तो खुला बोलता हूं, आपको चैलेंज करता हूं वीडियो के अंदर दोस्तों। जो भाई ऐसा करके दिखा देगा ना, मैं चैलेंज करता हूं इस चीज को। तो आपको इंतजार करना पड़ेगा और सब्र आपको रखना पड़ेगा, तब जाके आपको आपका सारा काम करके हम लोग देंगे और फिर एंड में आपको वर्क वीजा मिलेगा बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों स्कैम और फ्रॉड कहां पे होता है। यहां पर पहला पॉइंट हमेशा याद रखो, कभी भी पोलैंड के वर्क वीजा के लिए मेडिकल नहीं होता है। जो लोग मेडिकल के लिए पैसे बर्बाद कर देते हैं वो लोग बिल्कुल बेवकूफ है। अब मैंने को प्रोसेस समझाया, आपको ऑफर लेटर देने के बाद पैसे नहीं देने किसी को भी, आपको मेडिकल होने के बाद पैसे नहीं देने किसी को, मेडिकल होता ही नहीं है, कैंसल है, ठीक है। ऑफर लेटर कोई देता है तो उसको बोलो वर्क परमिट अप्लाई करे। वर्क परमिट अप्लाई करता है तो आपके पास सबूत क्या है कि आपको मालूम पड़ेगा, विनियोसेक आती है। विनियोसेक एक डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ में कॉल बना सकते हैं, आपको 100% दिखाऊंगा कि विनियोसेक कैसी दिखती है। मैंने वीडियो से पहले भी दिखा रखी है बहुत बार। जो भी लोग अप्लाई करते हैं उनको ऑफर लेटर या जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स के यूजलेस पेपर से पहले हम लोग उनको विनियोसेक इशू करवाते हैं। वो होती है उनकी पॉलिश सबमिशन स्लिप फॉर एन एप्लीकेशन ऑफ वर्क परमिट प्रोसेस, ठीक है। उसमें आपकी कंपनी, आपकी सैलरी, आपकी बेसिक डिटेल्स, कंपनी का टैक्स पेयर नंबर, हर चीज मेंशन होता है। उससे आप श्योर हो जाते हो कि ये कंपनी मुझे स्पॉन्सर कर रही है, ये सरकारी कागज है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी है, इसकी वैल्यू है। ये नहीं है कि कोई घर पे बना के साइन करके कागज दे दिया है हमको। उसके ऊपर क्यूआर कोड भी होता है जो आप नहीं स्कैन कर सकते। जो वीजा पे क्यूआर कोड होता है वो वाला होता है, अथॉरिटी स्कैन कर सकती हैं। और ये पूरी की पूरी डिटेल्स जो है दोस्तों, ये आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत घुस के मैं आपको बता रहा हूँ चीजें। और ये प्रोसेस होने के बाद में जाके आप इंटरव्यू के लिए कहीं एलिजिबल होते हो। जब आपको कॉल आती है इंटरव्यू के एम्बेसी से, वीएफएस में पहले डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, अगर इंटरव्यू की कॉल आती है एम्बेसी में जाना पड़ता है, इंटरव्यू आप देते हैं, बेस्ड ऑन योर वर्क परमिट एलिजिबल होते हो, उसके बाद में आपको वर्क वीजा ग्रांट होता है। बात समझ में आ गई? कंप्लीटली एकदम स्टार्ट टू फिनिश मैंने आपको बता दिया है। कोई आपका सवाल हो कमेंटों में आप पूछ सकते हो। मैं कोई स्क्रिप्ट इस्तेमाल करके वीडियो नहीं बना रहा हूं दोस्तों, मैं जनरल जानकारी दे रहा हूं। लग्जमबर्ग, डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड, जर्मनी आप नहीं जा सकते। कोई फ्रॉड का शिकार मत हो जाना, कोई स्कैम कंसल्टेंसी का शिकार मत हो जाना, क्योंकि ये बताना मेरा काम है दोस्तों। आपको साथ ही साथ वैकेंसीज के साथ में जैसे भी प्रपोज करता हूं और जो भी आपको बताया जाता है वो प्लीज़ इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुना करो। वीडियो आपके बड़े काम की होती है, ठीक है जी। लाइक करके सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, शेयर करना है किसी मेरे दोस्त साथ में जो जानना चाहता हो प्रॉपर वर्क परमिट का प्रोसेस क्या होता है दोस्तों। हम आपकी इसी तरह से मदद करते हैं, ठीक है जी। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और मैं मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कॉन्टेंट में। तब तक के लिए नमस्कार।